नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। उन्होंने कैलिफोर्निया के बर्कली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच देश के वर्तमान स्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने नोटबंदी से लेकर के मोदी सरकार की कई नीतियों की जमकर उन्होंने खिलाफत की और कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ी है और नीतियां अनुकूल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अहंकार राजनीति में बैकफुट पर लेकर चला जाता है। उन्होंने जब हाल ही में 2014 के चुनाव में आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है, विश्लेषकों का मानना है कि तंज था कि कांग्रेस में अहंकार आ गया था जिसकी वजह से हारना पड़ा। खैर चलिए, राहुल गांधी के इस बयान और बीजेपी और मोदी पे हमले के बाद स्मृति ईरानी भी मैदान में कूदी हैं और उन्होंने भी जमकर राहुल गांधी पर वार किए। पूरा हम आपको मामला जंटी की नजर से दिखाते और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामलाल मीणा साहब हैं। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा देखिए क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी 2 हफ्ते के यूएस दौरे पर हैं। मंगलवार को बर्कली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी, देश में हो रही हत्याओं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल ने वंशवाद का भी जिक्र किया, पर उन्होंने कहा कि भारत में वंशवाद की राजनीति ही सभी पार्टियों की समस्या है। देश में ज्यादातर ऐसा ही चल रहा है। Today, these IITs and other higher education institutions in India play a central role in Silicon Valley and the global progress of technology. And yet, look at us today. We are rightly proud. We have done that and more, lifting hundreds of millions of people out of poverty. For everything everyone says about India, there is no democratic country in human history. And I'll repeat that. There is no democratic country in human history that has raised as many people out of poverty as India has. It has never been done. राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिम्मा संभाला सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में वंशवाद की नहीं बल्कि मेरिट की जगह होती है। उन्होंने कहा कि एक नाकाम वंशवादी ने आज यूएस में जाकर अपने नाकाम सियासी सफर के बारे में बातें कही। राहुल गांधी जी ने कहा कि साल 2012 में उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कांग्रेस एरोगेंट हो रही है। शायद देश की राजनीति में यह पहला अवसर होगा कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तंज कसा हो। शायद वो भूल गए थे कि 2012 में कांग्रेस की कमान उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथों में थी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि 2012 में कांग्रेस घमंडी हो गई थी और हमने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। इस पर भी स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही मान लिया है कि उनकी कांग्रेस अहंकार का शिकार है। अगर राहुल गांधी की सही सफलता और विफलता का मापदंड देखना चाहते हैं तो आपको अमेठी जाना चाहिए। जो व्यक्ति अमेरिका में जाकर भारत के भविष्य के बारे में बात करता है वह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर देखते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, पूरा मामला आपने सुना। बर्कले यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच राहुल गांधी पूरी घटनाक्रम और तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। स्मृति ईरानी ने साफ कहा है कि ये तंज सोनिया गांधी पर भी उनका रहा कि 2014 में अहंकार की वजह से हम लोग हारे थे। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि राहुल गांधी दूसरी देश की धरती पे जाकर के
संबोधन करते हैं, ये बात अलग है कि वो समसामयिक सभी जो मुद्दे हैं उन पे वो चर्चा करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस वक्त कांग्रेस को आवश्यकता है राहुल गांधी उनके बीच में रहे, उनका नेता अगर उनके बीच में रहता है तो बेहतर रहता है। चलिए, महेश शर्मा साहब हमारे साथ। महेश जी, बर्कले यूनिवर्सिटी में जाकर के और राहुल गांधी जो संबोधन दिया उन्होंने, ये बात तो सही है कि उनके निशाने पर मोदी सरकार और बीजेपी रही, नोटबंदी, जीएसटी, तमाम बिंदु जो रहे वो उनकी चर्चा में रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में वहां जाकर के हिंदुस्तान की सरकार या बीजेपी पर कोई टिप्पणी की जाती है या आलोचना की जाती है तो उससे कुछ हासिल होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एजेंडा है तो खुल करके बोलना चाहिए और देश में या उस मुल्क में क्या चल रहा है अगर वहां जाके आप छिपाते हैं तो आपकी कमजोरी होती है? क्या माना जाए इसे? देखिए, जहां तक अगर इसे कई दृष्टिकोण से लिया जा सकता है, अगर ये कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी है तो हर व्यक्ति को ये मतलब बोलने का अधिकार भी है। चाहे धरती आज दुनिया ग्लोबल अगर विलेज की कंसेप्ट पर हम चलते हैं तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि वो बोला जा सकता है जी। अब मान अपमान की तो बात आज इसलिए भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि अखबार और क्या कहते हैं आजकल जो मीडिया का जो जिस तरह से चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें या अखबार ले लें, तो सारी चीजें की एक दूसरे के देशों को ये मालूम पड़ता ही है कि वहाँ क्या घटनाएं हो रही है, किस तरह की हो रही है, क्या कंसेप्ट, इनके पीछे क्या राजनीति चल रही है और क्या इनकी दार्शनिकता है इस चीज को लेकर के। अब चूंकि ये जो मामला जिस तरह का जो उन्होंने एक सायास जो है कि जहाँ वो यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं तो कुछ भारतीय छात्रों के समूह के बीच में बोले, तो उन्होंने जो प्रश्नों के जो जवाब दिए उस प्रश्नों के जवाब और संबोधन में जो जिन्होंने बात कही है तो उन्होंने दो चीजें बात कही है। एक तो जो मौजूदा जो देश के हाल है उसमें एक ध्रुवीकरण की राजनीति का चल रहा है, तो ध्रुवीकरण की अगर जो मौजूदा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब जब माहौल ऐसा हो गया कि जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति प्रभावशाली होगी, तो आप ये बताइए कि ध्रुवीकरण कब नहीं हुआ है? हर साल में हुआ है ध्रुवीकरण, चाहे किस तरह का भी समीकरण हो। चुनावी जो गठबंधन, जिस तरह से गठबंधन को अगर गठबंधन को भी अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ये कहीं न कहीं एक वर्ग विशेष वगैरह सभी जो मतदाताओं को रोकने की बात यह है। लोकतांत्रिक मर्यादा, अगर आप आदर्श की बात करें, अगर हम इसे इस बात को लेकर आदर्श की बात को लेकर के चलें तो ये राजनीति में ये कहा तो जा सकता है कि हम विदेशी भूमि पर जाकर के हमारे देश की जो चीजें हैं उनको नहीं बताएं, लेकिन ये नहीं है। आज आप अमेरिका की पॉलिसी में ट्रंप के बारे में यहाँ बात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भारत में आकर के ट्रंप की पॉलिसी, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना करके रख दिया है, अब तो ये नहीं कह ऐसी सकते सूरत कि में हाँ। ये कहें कि कोई देश का अपमान तो है। यहाँ पे देखिए, ये बात आपने सही कही कि जिस तरह से इंटरनेट का युग है, आप हर चीज को तुरंत पता लगता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, चैनल्स लोग सर्च करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है उसके बाद में कोई चीज ऐसी छिपी नहीं है, ओपन है, सारे अखबार हैं, किसी भी मुल्क में जाकर के आप वहां सर्च कर सकते हैं, नेट के जरिए आप चैनल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी अगर इस बात को छिपाते भी हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, तो हिंदुस्तान के जो छात्र वहां पे मौजूद होंगे उनके बीच ये भी नहीं कह सकते कि आप इंडिया में तो सरकार पे बरसते और वहां जाकर के आपका रुख दूसरा हो। तो ये सोच करके राहुल का ही माना जा सकता है कि जो जहां यहाँ पे बोल रहे थे कोई नई बात उन्होंने नहीं बोली, यहाँ जो कह रहे हैं वो बात वहां कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। इससे पहले अगर आप ये देखें कि मोदी जब भी गए हैं वहां पे, तो मोदी के जिस तरह से उन्होंने बातें बताई कि किस तरह का क्या माहौल था देश का ये वगैरह, तो उनसे भी प्रश्न किए तो उन्होंने जो बातें कही थी तभी यही कांग्रेस नेता ये कहा करते थे कि देश का अपमान हुआ। अब अगर ये बीजेपी अगर इसको ये कहती है तो ये कि मान के चला जाए कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक एक मुद्दा बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति नेता अगर जाकर के कहीं अपने देश के बारे में बात करता है तो मतलब क्या होता है ना, या बात करता है तो वो मतलब उसको तो ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी अगर वहां जाकर के कह रहे हैं तो ना सरकार का ना बीजेपी का इसमें अपमान नहीं समझना चाहिए। नहीं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें आज कौन सी चीज किससे छिपी हुई है मुझे ये बताइए। क्या अखबार नहीं जा रहे, या ई पेपर का जमाना नहीं है, या मतलब क्या होता है ना साइट्स वगैरह कहीं पे भी देख सकते हैं आज भारत में क्या हो रहा है, किस तरह का गठित। और हम आज बैठे ये मालूम कर लेते हैं कि चीन में
क्या चल रहा है, ग्लोबल टाइम्स हमारे बारे में क्या बोल रहा है, किस तरह का बात है, चाहे डोकलाम का विवाद को लेकर के। इस डोकलाम के विवाद को न केवल मतलब कहते हैं भारत और चीन के बीच में बना था, बल्कि ये विवाद म्यांमार के अखबारों में भी देखा होगा, अपने पाकिस्तान के अखबारों में भी देखा है, ट्रंप ने भी मतलब वाशिंगटन पोस्ट में भी इसका जिक्र, जापान ने भी मतलब हस्तक्षेप किया। आखिर ये किस बात को लेकर के? मैं आ रहा हूं आपके पास में वापस। एक बार रामनारायण मीना साहब से मैं जानना चाहूंगा। रामनारायण जी, एक तो वंशवाद की वकालत की है उन्होंने वहां पे जाकर के, और स्मृति ईरानी का कहना है कि विफल वंशवादी और अमेठी में जाकर के देखना चाहिए, वहां की जनता आईना दिखाने को तैयार है, विदेश की धरती पे जाकर के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और राहुल गांधी अगर वहां जाकर के सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं तो हमें इसमें कोई अफसोस नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है उनके लिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी का फोबिया हो गया है। बार बार बोल कौन रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? वही जवाब दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार था, हम उसको ठीक कराएं। आज करप्शन में बढ़ोतरी हुई है, आज क्रिमिनल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हुई है, बदमाशियां बढ़ी है। यहाँ तक कि जिस तरह से आपके बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जिस तरह के केसेज हो रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। मंत्री अपनी इच्छा के पीए तक नहीं रख सकते, क्यों ऐसा डर है? आज देखिए, आपका जीडीपी वाली स्थिति दुनिया के सामने के हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट गिर रही है। हिंदुस्तान के कल कारखाने खत्म हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, विदेशी पूंजी का मतलब वेग बढ़ रहा है, यहाँ के इंडस्ट्री वाले कमजोर पड़ रहे हैं। चाइना से जितना आयात हो रहा है, प्रचार किया जा रहा है, क्या हम उतना निर्यात कर पा रहे हैं? हम सब तरफ से गिरे हुए हैं, सीमाओं में गिरे हुए हैं, सब तरफ से गिरे हुए हैं। यदि मोदी जी ने कोई बात की, राहुल जी ने बात की, तो राहुल जी ने देश की एक पार्टी के हेड के नाते कही है। और स्मृति ईरानी को मोदी जी के बारे में इसका जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए था। स्मृति ईरानी से किसी कोई कहे, हम उनका सम्मान करते करना चाहते हैं, उनसे कहे कि आपने सीरियल में ऐसा क्यों किया? ये कोई बात हुई क्या? ऐसी बात को एक मंत्री के लिए शोभा नहीं देता। स्मृति ईरानी को अपनी बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था उनके बारे में, लेकिन राहुल जी ने स्मृति ईरानी के बारे में कुछ नहीं कहा कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके खिलाफ फर्जी केसेज है, डिग्रियां हैं, दूसरों के केस रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये जिस तरह की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। देश कमजोर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मेक इन इंडिया देखिए, फिर इजराइल से आप सामान क्यों खरीदे हो? आपकी डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, आपके डीआरडीओ इतने मजबूत है, वहां से आप बिजनेस को कम कर रहे हो किसी न किसी बहाने में। आप विदेश से खरीदारी किसके थ्रू करवा रहे हो? क्या ये उसको करप्शन को बढ़ावा नहीं देगी? क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट आज डिफेंस के सामानों की बाहर की परहेज में हिस्सा नहीं ले रहे जो यहाँ दिवालिया है? क्या ऐसे व्यक्ति हिस्सा नहीं ले रहे? ये स्मृति ईरानी को जवाब देना चाहिए था। क्या 1,21,000 करोड़ रुपया किसी को बैंक का कर्जा है, वो क्या डिफेंस के सामानों को वहां से हमारे कमीशन पे नहीं, भारत सरकार को नहीं दे रहे? तो ये व्यक्तिवाद की, क्या हमारी बॉम्बे हाइक मान लीजिए, गुजरात में मान लीजिए, जो हमारे गैस का, क्रूड ऑयल का क्या थेफ्ट नहीं हो रहा? हजारों हजार करोड़ का क्यों नहीं केस रजिस्टर हो रहा है? तो व्यक्तिवाद जिस तरह से हो रहा है, और जिस देश से मैं इसको कहता भी, उन्होंने कहा भी है, यदि देश का पूंजीपति प्रधानमंत्री के कंधे में हाथ धरेगा, रखेगा, तो समझ लीजिए पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, गरीब कमजोर हो रहा है। क्या ये बात करने में क्या है, देश की व्यवस्था कितनी कमजोर है? 2 रुपए से 40 रुपए के बीच में प्याज दौड़ता है, किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि आपकी जो जी बीजेपी का ऑब्जेक्शन यह है कि दूसरे मुल्क में जाकर के उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, आप देश की इस तरह की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, सरकार की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, उनका ये कहना है। देखिए, देश को बदनाम किसने किया? सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री। कैसे किया? वो देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार युक्त भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। भ्रष्टाचार युक्त भारत था, हमारे आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। ये भाषा बोलने का, और फिर जैसे स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, मैं कह रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनके लिए कुछ कहना चाहिए था। अब बार बार सोनिया गांधी को और वंशवाद को यदि किसी के ऊपर व्यक्तिगत कहा जाए तो मैं माफी चाहता हूं। स्मृति ईरानी जी के बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है, उन्होंने क्यों दिया जवाब मोदी जी का? ये बहुत सी बातें हैं। इसलिए जो भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को अहम से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, देश को चलाना चाहिए। भारत की जनता ने उनको दिया है, वो एक व्यक्ति एक धर्म के नाम पे उनको नहीं दिया है, पूरे देश ने उनको मैंडेट दिया है। जिस तरह से सांप्रदायिकता फैल रही है, जिस तरह से भगवा ब्रिगेड के नाम से कुछ हो रहा है, फिर हमारे प्रधानमंत्री बोलते मैं ये सहन नहीं करूंगा, और दूसरे दिन ट्रेन में बैठे हुए 2 आदमी को मार दिया जाता है, इसलिए तुम बीफ खाते हो। तो फिर तुम्हारे केंद्रीय कैबिनेट में 3 मंत्री बीफ खाने वाले हैं, ओपन गाय के मांस की बात करते हैं, आपके केरल के सीएम बात करते हैं। तो फिर आप कथन और करनी में अंतर क्यों है?
आज उन्होंने कहा है केरल में इनका नहीं है सीएम, तो गोवा की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं की बात कर लीजिए। बात तो वही है। देखिए गोवा की बात कर लीजिए, आसाम की बात कर सकते हो आप, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनकी नजरें हैं केरल पे। 3 मंत्री, आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 मंत्री खुलेआम कह रहे हैं, फिर आप गोमा की बात कर रहे हो कि यार गोमा का आपने कब से ठेका लिया, वो किसानों को तक छोड़ दीजिए उसको तो। लेकिन किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री और आपके वित्त मंत्री विदेश से जो आयात का जिस तरह से कृषि जिनसों का उनका शेड्यूल होता है वो करप्शन से भरा हुआ है, अनियमितताओं वाला है, और पूंजीपति के पक्ष में उनको परमिट उन्हीं को दिया जा रहा है। जिस टाइम पे हमारी दाल या किसान की खेत में आती है, इसमें खलिहान में आती है, घर पे आती है, तब आप उसको परमिट देते हो। हाँ। और जब यहाँ स्केर्सिटी हो जाती है, कुल मिलाकर के ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है, और उन्होंने बिल्कुल सही बहुत कम कहा है। अच्छा, देश उससे भी ज्यादा बर्बादी के कगार में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, और देश ये रहम किसके लिए क्या, अगर पूरी बातें नहीं कह पाए, वो जितना समय होता है उतनी बात कही जाती है, रहम नहीं कह सकते। नहीं, उन्होंने अपनी बात कही है, एक उन्होंने बात का सारांश कहा है। हाँ। और मदन जी देखिए, ये बात है कि एक तो स्मृति ईरानी का जो ऑब्जेक्शन, यानी कि बीजेपी और सरकार का जो ऑब्जेक्शन रहा कि दूसरे मुल्क में जाकर के राहुल गांधी को इस तरह से चर्चाएं नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस का साफ कहना है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा अमेरिका गए थे तो वहां पे इसी तरह से उन्होंने कहा था कि देश बदल गया है, देश बदल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अब बनता जा रहा है, जो घोटालों का भारत था उससे बाहर आ रहे हैं। तो कांग्रेस का साफ कहना है कि कम से कम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जिस मुल्क के वो प्रधानमंत्री हो, उनको तो इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। जबकि राहुल गांधी ने उन सवालों को जवाब दिए थे जो स्टूडेंट्स के थे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि जो राहुल गांधी नहीं बोल पाए उसकी पूर्ति रामनारायण जी ने कर दी। मैं सोचता हूं कि ये विषय आज का नहीं था। इस प्रकार की बातें जो कि कई प्रकार के जो नेता विपक्ष का जो बोलता है वो यहाँ पर इन्होंने बोला। मैं एक बात बताऊं, जब वो राहुल गांधी जी विदेश में गए तो वहां पर ये भारत की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हमारे भारत में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ मत आना, हमारे यहाँ आओगे तो यहाँ तो इस प्रकार का वातावरण दूषित है। ऐसा है क्या इस देश के अंदर? ऐसा नहीं है। केवल इस प्रकार वहां पर जाकर के बोलना, मैं सोचता हूं कि इस देश की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का काम किया था, जो किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं करना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने एक बात और जोरदार कह दी कि आरटीआई से हम फंसे। अब आप रामनारायण जी इसका जवाब दे दें कि आरटीआई से फंसे, इसका मतलब गलत काम किया ना, तब फंसे ना। इसका जवाब तो वो दे देंगे कम से कम कि आरटीआई हमने लागू की थी और हम आरटीआई के कारण से फंसे। आरटीआई का मतलब आप सूचना के अधिकार के कारण से आपने जो गलत काम किए थे उसके कारण से आप फंस गए। वो उन्होंने स्वयं एक स्वीकारोक्ति है। ये मैं सोचता हूं कि ये बहुत इसका मतलब तो क्या समझना चाहिए कि आप गलत काम करते जाओ, नहीं फंसना चाहिए था क्या? अब तीसरी बात, उन्होंने अपनी मां पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो घमंडी हो गई थी। अब ये बातें वहां जाकर के इस प्रकार से, जो कि पाथ फॉरवर्ड वाला विषय था उनके सामने विषय क्या था, सब्जेक्ट जो था कि किस प्रकार से आगे कदम कैसे बढ़ाए जाएं, उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी उनको। और ये इस प्रकार की अंदरगल बातें वो कर बैठे। पास्ट में क्या चर्चाएं, मतलब क्या कदम उठाए? पाथ फॉरवर्ड यानी हमको आगे कैसे बढ़ना है, प्रगति कैसे करें, अब दुनिया को जैसे आगे कैसे ले जाएं, शांति से किस प्रकार से प्रगति करते रहें, यह विषय था वहां पर चर्चा का। और उस पर वो क्या बोल बैठे, जो ऐसी बातें बोल बैठे। अब उनको तो ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में सांसद कितने हैं। वो 545 की जगह 546 बोल गए। मैं सोचता हूं कि वो किसी भी प्रकार का होमवर्क उनके पास में नहीं था, सारा पढ़ लिख करके, जब लिख करके गए थे उसमें भी गलती कर जाए, ये भी आश्चर्य की बात है। मुझे तो बड़े अचंभा होता है कि ये किस प्रकार की बातें वहां कर रहे हैं। वो ये भी उन्होंने ये भी बोल दिया कि वहां पर कश्मीर के अंदर हमने तो बहुत शांति कायम कर दी थी और पीडीपी का हमने सदुपयोग किया था, और नरेंद्र मोदी ने तो वहां पर आतंकवादियों को जगह दे दी। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। राम नारायण जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर नेता हैं, और वो इस प्रकार की बातों का जवाब नहीं दे करके, और कि भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो तो विपक्ष का नेता यूं ही बोलता ही है। जो नहीं हो रहा है वो भी बोलता है, कमियां निकाल करके बोलता है। लेकिन वहां आपके नेता ने क्या बोल दिया? नेता ने ये बोल दिया कि वंशवाद प्रजातंत्र का आधार है, लोकतंत्र का आधार है। ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है रामनारायण जी? आपसे भी अभी आपने यही पूछा था कि इस पर आप जवाब दीजिए कि वंशवाद लोकतंत्र का आधार कैसे हो सकता है?
वंशवाद और लोकतंत्र तो एक दूसरे के विरोधी हैं। अरे लोकतंत्र में तो हमारा देश में जैसे एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, यह है लोकतंत्र। राष्ट्रपति एक सामान्य नागरिक बन सकता है, यह है लोकतंत्र। एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बन सकता है, यह है लोकतंत्र। अरे वंशवाद से कभी लोकतंत्र नहीं रहता। वंशवाद तो सामंतशाही है, वंशवाद अपने आप में लोकतंत्र विरोधी है। आप पता नहीं क्यों ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं वंशवाद की, मुझे तो यह भी समझ में नहीं आया। विरासत के बारे में पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान सताए जा रहे हैं। अरे कहां मुसलमान सताए जा रहे हैं? हम तो यहां समन्वय की बात करते हैं। बिल्कुल नरेंद्र भाई ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। ये जैसे बीफ वाली बात जो कर रहे हैं ना, कि इनको तो पता ही नहीं है कि केरल में किसका मुख्यमंत्री है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारे यहाँ पर जब आप ही के द्वारा, जो अभी रामनारायण जी खुद कह रहे थे कि आपके लोग ही ये करते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमने कभी उसको आधार नहीं बनाया है। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि किसी निर्दोष निरपराध पशु को फालतू इस प्रकार से। मदन जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि राहुल गांधी को वहां जाकर के बोलना नहीं चाहिए था, उल्टा माहौल इससे ठीक नहीं होता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी, जैसा मेरा पहले भी सवाल था कि जब पहली बार वहां पे गए थे उस वक्त उन्होंने भी इसी तरह से जिक्र किया था हिंदुस्तान, जब भी सभी लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें दूसरे मुल्क में जाकर के हिंदुस्तान की छवि कैसी रही, क्या रहा, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। वो बीजेपी के अकेले के नेता नहीं है, अब चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। ये सब चीजों का कोई रिलेवेंट नहीं थी वहां पे। देखिए मैं एक बात आपसे बताऊं, पास्ट क्या था वो नरेंद्र भाई ने बोला, वर्तमान क्या है ये बोलना चाहिए कि वर्तमान में हम कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप हिंदुस्तान में आइए, हम आपका सम्मान करेंगे। हिंदुस्तान में आइए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा है, अमन चैन है, शांति कायम है, पहले का वातावरण ठीक कर दिया हमने। ये बात कहना कोई बुरा नहीं था। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जो बात कही, मैं सोचता हूं कि बिल्कुल कहनी चाहिए थी कि पहले जो हमारी छवि बिगड़ी हुई थी, अब हमारी छवि बहुत अच्छी है। आप हमारा एक सम्मानजनक भारत है, ये बात कहना। ये ना वर्तमान बहुत अच्छा है, वर्तमान साफ सुथरा है, वर्तमान सुंदर है, वर्तमान एक शांति प्रिय वातावरण है, ये बात कहना तो मैं सोचता हूं कि अच्छी बात है। पहले का इतिहास तो उनके सामने है और वर्तमान बहुत अच्छा है, भविष्य हम और अच्छा करेंगे, पाथ फॉरवर्ड हमारा बहुत अच्छा होगा, ये बात उनको कहनी चाहिए थी। वहां जाकर के ये नहीं कहना चाहिए था कि वर्तमान बहुत घटिया है, मत आना हिंदुस्तान में, यहाँ का पर्यटन को बढ़ावा मत देना, यहाँ आओगे तो मर जाओगे, यहाँ बीफ पर मारे जाते हैं मुसलमान, आप यहाँ पर मत आना। इस प्रकार की बात ये राहुल गांधी ने कही है। मैं सोचता हूं कि ये शर्मनाक बात है, ये नहीं कहना चाहिए था। ये हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का काम किया। जहां तक नरेंद्र भाई की बात है, उन्होंने वर्तमान की प्रशंसा की, जो पास्ट था हमारा उसे हमने सुधार किया है, हाँ। इंप्रूवमेंट की बात कही। महेश जी के पास में आऊंगा। महेश जी, दोनों अपने अपने दावे हैं। रामनाथ मीना साहब का कहना है कि जो कुछ देखा जा रहा है वही कुछ राहुल गांधी ने कहा, गलत कुछ नहीं कहा है इसमें। और अगर आज राहुल गांधी अगर फैक्ट्स कुछ और भी देते हैं तो स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट होते हैं कि ऑनलाइन ई पेपर के जरिए सारी चीजों की उनको जानकारी होती है। जब क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब उसकी डेप्थ भी मालूम है उन लोगों को। और बीजेपी का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जब वहां जाके अमेरिका में घोटालाबाजों की सरकार, पास्ट के बारे में जो चर्चा की, वो तो उचित थी। क्या माना जाए कि राहुल गांधी उचित हैं कि नरेंद्र मोदी भी उस वक्त उचित थे? देखिए, जहां तक है कि आप जो प्रश्नों का जो छात्रों के प्रश्नों का जो जवाब दिया, जिस तरह का जो ये पूरी राजनीतिक पैतरेबाजी है कि कोई भी है कि चूंकि इस समय पूरे देश में जो है मोदी के समर्थक और मोदी के विरोधी, इन दोनों की एक विचारधारा बह रही है। कहाँ एक और तो महागठबंधन की तैयारी हो रही है, एक मतलब जो सरकार समर्थित है, जो दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। कहीं देश का अपमान नहीं, कहीं है सही बात बताई भी जा रही है, कहीं ये बातें बता रही है। जो नीतियां जैसे अब जीएसटी का ले रहे, नोटबंदी का लेके, या बीफ के मामले, या घर वापसी जैसे जो प्रकरण है, या दलितों के मामले हैं, इन सब चीजों को लेकर करके जहां ये राहुल गांधी आक्रामक हो रहे हैं, वहीं उसी बात को, उससे पूर्व वो वंशवाद को लेकर के और भ्रष्टाचार वाली बातों को लेकर के ये स्थिति ये की जा रही है। सवाल ये होना चाहिए कि आम आदमी को क्या वो सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, या लोकतंत्र को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में जितने भी अभी जो चुनाव वगैरह जो हुए, उनकी पृष्ठभूमि में जो है एक ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत बड़ा मतलब एक कंसेप्ट बन गया है,
और इसके आधार पे आने वाले जो चुनाव है वो लड़े भी जाएंगे। ये बिल्कुल यथार्थ है, इसको चाहे कोई भी आलोचना उस रूप में नहीं ले, लेकिन ये हकीकत ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई है, और खासकर जब से हुई है कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी किस तरह से प्रधानमंत्री बने उसको ध्यान में रखते हुए उनका जहां कहीं भी मूवमेंट हुआ है या राज्यों के चुनाव में भी हुआ है, तो एक मतलब ये देखा जा रहा है कि मोदी और बीजेपी को कैसे रोका जाए। तो एक महागठबंधन की एक राजनीति शुरू हुई है। अगर इन सब चीजों को भी ध्यान रखें, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो भी है लोकतांत्रिक ये है कि देश का विकास हो, विकास के लिए और देश की छवि कैसे बनाई जाए। भाजपा जो है जब से सरकार में आई है कि हमने देश विदेशों में भारत की छवि को बहुत बनाया है, तो भारत की छवि अर्वाचीन काल से ही मतलब बढ़िया रही है। कुछ अरसा था जब हम गुलाम रहे, लेकिन छवि बनाना और ये नहीं बनाना, इस चीज को लेकर के अगर ये कोई दावे प्रतिदावे किए जाते हैं तो ये माफ करना, मतलब मैं किसी भी सरकार के या मतलब किसी के भी विचार से प्रभावित होने वाला। आज ये जिस छवि की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 125 साल पहले विवेकानंद ने जो भारत की छवि बनाई उसके लिए कौन बोलता है? आज जिसके लिए हम मतलब छवि की बात कर रहे हैं उसके मतलब क्या कहते हैं 125वें साल मना रहे हैं, तो उनकी छवि बनाने तो वो छवि थी उस दौरान जब हम गुलामी के समय में हमारी जो दीनहीन हालत हो रही थी दुनिया के सामने, तो उन्होंने विवेकानंद ने दिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि विवेकानंद के आदर्शों को अपनाना चाहिए, ये सब चीजों को है, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी गरीबी का जिक्र नहीं किया। हमारे मौलिक जो भारत की जो महत्ता है उनको प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप राजनीतिक दृष्टि से हर चीजों को तोलना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से ये मतलब क्या कहते हैं लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए ठीक भी नहीं। चले बिल्कुल। तो राहुल गांधी का वहां पे एक स्पीच देना भारत में उसकी आहट तभी हो गई थी जब उन्होंने मोदी सरकार और वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की। साफ था कि राहुल के इस स्पीच का ऑपरेशन जरूर हिंदुस्तान में होगा, और वही हुआ। सियासत गर्मा गई उनके स्पीच को लेकर के। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या राहुल गांधी के वहां स्पीच देने से कांग्रेस मजबूत होगी। जो बीजेपी जब विपक्ष में थी, जिसने 2014 के दौरान जमकर कांग्रेस के जो कार्यकलाप थे उनको बनाने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, तो उसका फायदा मिला। लेकिन क्या राहुल गांधी करीब 1.5 साल से 8वीं विदेश यात्रा है, और दूसरी तरफ अमित शाह उन राज्यों में भी जा रहे हैं जहां बीजेपी नहीं है, भविष्य में बीजेपी की एक आधार बन सकता है, वहां वो जूझ रहे हैं उस तरह से। तो तमाम जो इश्यूज हैं उसको लेकर के हम एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे। इसने क्या कबाड़े किए हैं स्मृति ईरानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के अमेरिका के कैलिफोर्निया के बर्कली यूनिवर्सिटी में दिए गए उस स्पीच की, जिसमें लेकर के उन्होंने वर्तमान समसामयिक जो स्थिति है उस पर उन्होंने जिक्र किया। बीजेपी और सरकार पे भी उन्होंने जमकर के निशाना साधा। उनका साफ कहना था कि देश में जैसे एक तस्वीर बनाई जा रही है वैसी है नहीं। संसद को विश्वास में नहीं लिया गया और नोटबंदी कर दी, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान को उठाना पड़ा, जिससे भारी नुकसान हुआ। 2% जीडीपी डाउन हुई और बेरोजगारी का संकट पैदा हो गया। इसी तरह से जीएसटी को लेकर के भी कहा कि जीएसटी हमारी देन थी, लेकिन सरकार विश्वास में लेकर के जिस तरह से अब व्यापारियों के साथ में कुठाराघात कर रही है वो उचित नहीं है। उन्होंने देश के माहौल का भी जिक्र किया, और ये तमाम जो जिक्र किए उसी पर बीजेपी ने पलटवार साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को विदेश में जाकर ये सब चर्चाएं नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही ये भी कहा स्मृति ईरानी ने कि अमेठी को ही पैमाना मान लेना चाहिए कि वहां राहुल गांधी को पता चले कि किस तरह से काम हो रहा है और क्या हो रहा है। चलिए महेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अभी जैसे आपने सुना मदन राठौड़ साहब को और रामनारायण मीणा जी को भी, दोनों अपने अपने दावों को उचित ठहरा रहे हैं। इसी बीच मेरा एक सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को अब आवश्यकता इस बात की है कि जब आम चुनाव 2019 में होंगे, धीरे धीरे करके राज्यों से कांग्रेस बाहर हो रही है, जो स्थापित राज्य थे उन राज्यों में भी अपना खाता मतलब जो बही खाते समेटने की तैयारी है, तो अभी लगता आपको कि
राहुल गांधी को बजाय विदेश जाने की आवश्यकता यह है कि राज्यों में वहां के संगठनों के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकें, और अभी आवश्यकता है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच बैठे। ये सवाल इस वजह से है कि सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी अमित शाह किसी राज्य को छोड़ना नहीं चाहते हैं जहां बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखिएगा कि जैसे आपने उदाहरण बताया, शाह जी का जो उदाहरण दिया है, और इसकी तुलना में आपने मतलब राहुल गांधी को बताया, निश्चित रूप से जो जिस तरह का वो जो अगर इन दोनों में तुलना किया जाए तो ये है कि ठीक है, विदेश में चूंकि वो एक संगठन के उपाध्यक्ष हैं और संभावना है उनकी कि वो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो निश्चित रूप से कांग्रेस के एक ऊंचे नेता होने की वजह से उनका विदेशों में आना जाना भी रहता है। तो हर बड़े दलों का ये नेता जो है विदेश यात्राएं करते हैं और अपने अपने समुदाय के वहाँ जो भी उनको आमंत्रण देते हैं ये। और दूसरा ये भी हकीकत है कि कांग्रेस की जो स्थिति है आज वर्तमान में, अगर हम राष्ट्रीय दलों की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस सशक्त जितनी उसकी भी जड़ें पूरे देश में है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर होती जा रही हैं। ये भाजपा का मतलब क्या कहते हैं ना, प्रसार बढ़ता जा रहा है। तो ये चुनौती उनको गंभीरता से लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा किसी तरह से हर राज्यों में जाकर के उन्हें ये स्थिति को अपनी कांग्रेस के संगठन को संभालने की एक सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो सोनिया गांधी जी का जिस तरह का स्वास्थ्य है, उसके बाद में अगर कांग्रेस अगर किसी की एक मतलब अम्ब्रेला के नीचे अगर कहीं आती है तो गांधी परिवार के अम्ब्रेला के नीचे ही है। अन्यथा आपने इसे देखा होगा कि सोनिया गांधी से पहले की जो स्थिति थी, जब तक उन्होंने अध्यक्ष पद नहीं संभाला था तो सीताराम केसरी जी की समय क्या स्थिति हो गई थी, एकदम तार हो गई, बिखर गई थी तो कांग्रेस। ये जो बिखराव और दूसरा हमारी जो कमजोर जड़ें हैं उनको जमाने का प्रयास इनको राहुल गांधी को करने का ये बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और ऐसी सूरत में जब एक जो माहौल क्या कहते हैं, जिस तरह से भाजपा जिस तरह से बनाया जा रहा है, जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, या जिस तरह से माहौल बन रहा है देश में, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के बनाया जाए, चाहे सहिष्णुता को लेकर बनाया जाए, चाहे घर वापसी को लेकर के और या दलितों पर अत्याचार, इन सब चीजों पर गंभीरता से विचार करके आगे अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी चाहिए। नहीं तो ये अगर इस तरह का ये हालात रहे, और नहीं तो एक जो जिस तरह से बोलते हैं कि एक विचारधारा ही प्रभावशाली हो जाएगी। लोकतंत्र के लिए एक विचारधारा सही नहीं होती है, लोकतंत्र में बहुत सारी विचारधाराओं का समन्वय, सामंजस्य और एक दूसरे में मतलब क्या कहते हैं एक अच्छी स्पर्धा भी बनी रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस संगठन क्योंकि उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, उसको अभी मतलब क्या कहते हैं इस चीज में मौजूदा स्थिति में जो अपने को पूरे से वापस से हारे हुए खिलाड़ी को वापस से निराशा से निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए उनको देश का पूरा भ्रमण करना चाहिए और यहाँ मजबूती की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। रामनारायण जी, देखिए ये राहुल गांधी को वैसे जाना चाहिए, मैं इस बात के पक्षधर हूं कि वो जहां भी जाएं बिल्कुल स्वतंत्र है, हालांकि इसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन समीक्षकों का ये मानना है कि राहुल गांधी की आवश्यकता अभी कांग्रेस को है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच रहना चाहिए, एक एक मिनट जो है कांग्रेस के लिए समर्पित करनी चाहिए। इस वक्त वंशवाद की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है, उस पर भी बीजेपी का कटाक्ष है कि वंशवाद के पैरोकार बन रहे हो। देखिए, ये मेरा जहां तक ख्याल है ऐसा वो नहीं है। प्रश्न ये है कि देश के बाहर जाकर के हमारे शासकीय दल के नेता हो या प्रधानमंत्री हो, जिस तरह का वो माहौल बनाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं, वंशवाद का जवाब बात दे रहा हूं मैं, आप इसको सुनिए। जहां तक किसी भी तरह की यदि कोई अच्छे व्यक्ति आते हैं, कोई पार्टी अपने लीडर्स को मानती है, जैसे राहुल जी हमारे निर्वाचित लीडर हैं, इसमें वंशवाद का प्रश्न नहीं है। लेकिन यदि सोनिया गांधी के वो सुपुत्र हैं इसलिए उनके खिलाफ वंशवाद की बात करें तो ये मेरा जाते ख्याल है कोई उचित भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है, उनका जो कहना था वो ये नहीं है कि कोई किसी परिवारवाद की उन्होंने बड़ाई की हो, लेकिन लीडरशिप यदि है और देश की जनता मानती है, पार्टी के फॉलोअर्स मानते हैं और रीति नीतियों के आधार पर चलने वाले लोग मानते हैं, तो कौन सी वो बात है, ये थोड़ी कहा उन्होंने। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, एक धर्म विशेष के, जात विशेष के खिलाफ यदि कोई बात करता है और फिर वो उसी धर्म के, उसी जात के, उसी दुश्मन के राष्ट्र की
पैदा करने वाली माँ के पांव कोई छूता है, वो कहता है कि नहीं ये इस धर्म के लोग तो हिंदुस्तान विरोधी है, तो फिर पांव जाकर के क्यों छूते हो? तो कथन और करनी में जो हमारे प्रधानमंत्री का अंतर है, उस बात का जवाब तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया। आप हिंदुस्तान में रह करके अपनी विचारधारा का यहीं प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। और जहां तक देखिए ये माहौल है, मोदी जी आए, वो किस तरह से आए, किन लोगों ने उनका साथ दिया, कैसे दिया, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मोदी जी आए तो मोदी जी के नाम पे वो नहीं था। जिस तरह का मीडिया के माध्यम से आज भी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश में, वो माहौल बना करके कांग्रेस को बाहर किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो देश के लिए कुछ किया उसके खिलाफ मोदी जी को बाहर जाकर कहने की आवश्यकता थी। करप्शन की बात करते हैं, करप्शन में आप देखिए आज हिंदुस्तान के जो रिफाइनरीज के ओनर्स हैं उनको जिंदा रखने के लिए आज कितना डबल प्राइस डीजल की क्यों है, पेट्रोल पंप कैसे चल गए उन सेठों के, क्या क्या नहीं हो रहा हिंदुस्तान में। आज गरीब के प्रति कभी सोचा किसी ने कि किसान की लागत का 25% किसान को नहीं आ रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये जो बातें क्यों हुई, क्योंकि इनकी जो रीति नीति थी आज शासकीय दल की, आज नोटबंदी का मैं कहता हूं 1% है, वो भी गांव के किसान के पास है, मैं नाम दे सकता हूं। आज भी 3-3 जो 4-4 लाख रुपए गरीब किसान के पास पड़े हुए। लेकिन देखिए विदेश की धरती पर राहुल गांधी को गिनाने के लिए एक अच्छा चलिए एक प्लेटफॉर्म मिला था, मीडिया सारा कवर कर रहा था उनको, लेकिन राहुल गांधी ये भी नहीं बता पाए कि वर्तमान सरकार अगर बेरोजगार विरोधी है, जन विरोधी है, तो जब उन्हीं के शासन सांसद रहते हुए जब 2 टर्म पूरे किए यूपीए गवर्नमेंट ने, तो ऐसे कोई चीज भी नहीं गिना पाए वो कि जिसकी वजह से कहा जा सके उन स्टूडेंट्स के बीच ताकि छाप रहे कि हमारा मॉडल ये था जिसकी वजह से हमने गरीब को भी खुश रखा, बेरोजगार को भी खुश रखा, किसान को भी खुश रखा। बिल्कुल उन्होंने कहा आज से पहले नौकरियां ज्यादा थी, अवसर ज्यादा थे, इंडस्ट्री ठीक चल रही थी। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, कश्मीर में वो स्थितियां नहीं थी जो आज सरेआम जिस तरह से झंडे जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से हम आज हमारी सीमाओं पर जितने हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, अब था क्या। और सर्जिकल स्ट्राइक ये कहने की बात नहीं, ये प्रचार कर रहे हैं, पहले काम किया था। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ? लेकिन ये सीक्रेसी होती है। आज कोई भी देश आगे होकर अतिक्रमण करेगा, वो कभी नहीं कहा मैंने आगे होकर अतिक्रमण किया। हम तो बड़बोलापन जा रहा है, बड़बोलापन के आधार पे जो बात कर रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए था, वो दिया उन्होंने जो समय था जिसके आधार पे। लेकिन यदि स्टूडेंट्स पूछते हैं तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन होती है, उसके आधार पर उनको जो जवाब देना होता है उन्होंने दिया। आप मुझे बता दीजिए इस सरकार की कौन सी नीति से देश आगे बढ़ा है? नोटबंदी किसी ने भी नहीं कहा, अहम का सवाल था। आज हमारी क्या दुर्दशा हो रही देश की? कौन सी साइड वाले, किस बिजनेस वाले, किसान से लगा के, मजदूर से लगा के इंडस्ट्रीज तक भी हमारी हालत खराब है देश की। तो यदि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा है तो उन्होंने गलत नहीं कहा, और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने एक पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी के को बदनाम करने। चले, लेकिन वंशवाद के हिमायती बन रहे हैं वो, वंशवाद का जिक्र किया। बीजेपी का साफ कहना है कि कम से कम वहां तो स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए जरूरी है, वंशवाद को फॉलो करने से लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है। नहीं, वंशवाद को फॉलो करने से लोकतंत्र कैसे कमजोर होगा, मेरे को बताइए आप। कोई खामी हो किसी पर्सन में? नहीं, बिल्कुल इसमें क्या बात है। लेकिन वंशवाद का जहां तक सवाल है तो किस पार्टी में नहीं है, मेरे को बता दीजिए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप तो बात करते हो महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाली सेना का सेनापति। आप बात तो सुनिए, अब आपको मेरे को आपकी कथन करने में अंतर है। आज महाराणा प्रताप को मारने वाले अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस सेना का सेनापति कौन था, उसको आप क्यों प्रसिद्ध दे रहे हो? आज झांसी की रानी के साथ गद्दारी करने वाले कौन सा घराना था, उसको आप प्रसिद्ध दे रहे हो। बीजेपी कथन और करने में अंतर है, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट जवाब दिया है कि वंशवाद का नाम लेकर के जिस तरह से हिंदुस्तान में माहौल बनाया जा रहा है वो गलत है। वंशवाद का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रजातंत्र खत्म हो गया है। यदि उसी परिवार का कोई अच्छा आदमी आगे आता है, आएगा। यदि सोनिया गांधी का पुत्र, सोनिया गांधी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, फिर भी उनको शासन चलाने वाले कहते हैं मुझे तो रहम आती स्मृति ईरानी की उसके नॉलेज के ऊपर कि उन्होंने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैसे से माना है। प्राइम मिनिस्टर देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सोनिया गांधी सभी दलों की एकता बनी रहे, इसलिए यूपीए की चेयरमैन थी, ताकि उनकी मीटिंग करके पॉलिसी निर्धारित करके उसके आधार पर चले और बीजेपी या दूसरी पार्टी कोई मतलब इनको टॉपल नहीं करे, इसलिए वो चेयरमैन थी। तो आज आपको वंशवाद की बात क्यों कर रहे हो? और उन्होंने कहा है तो सही कहा है, उसका जवाब ये देना चाहिए था उनको कि यदि सोनिया गांधी का पुत्र देश का प्रधानमंत्री बनता है, किसी पार्टी का अध्यक्ष बनता है, कौन है, कोई भी आदमी हो, वो नरेंद्र मोदी का भी कोई पुत्र हो, वो भी आ गया है।
बुश का भाई भी यदि राजनीति कर रहा है, कौन सा गुना है? हमारे यहाँ बूंदी में आकर के भाषण देते, उनकी पत्नी आकर के सारी राजस्थान में घूम रही है, आप भी लाए उनको, लोगों ने चरण छुए, तो कौन सा गुना किया है? यदि नरेंद्र मोदी की पत्नी देश में घूमती है तो इसमें कौन सा वंशवाद हो गया? और वो इसलिए घूमती है क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो उनकी पत्नी है। लेकिन राहुल गांधी तो सांसद है और वो एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको आप अमेठी की बात करते हैं, ये कोई बात हुई क्या? इसलिए आप देखो, सीधी बात करने में कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरह की बात करके आप, बड़ा अजीब लगता है कि शासकीय दल के लोग जिस तरह से एक पार्टी को ये करके सोनिया गांधी, तो ये आपको उन्हीं को राम मानो, उन्हीं को सब कुछ मानो, भगवान मानो, तो सोनिया गांधी का चित्र लगा के उनको आप पूजा करो ना, कहाँ तकलीफ हमारे को ले, बार बार बिना बात सोनिया गांधी का नाम लेके देश में माहौल खराब करने की स्थिति हमारा है। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है। चलिए, दोनों ओर से जस्टिफाई किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा ठीक कहा है, कांग्रेस का साफ स्टैंड है, लेकिन बीजेपी इसे गलत मान रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि दूसरे मुल्क में जाकर के हिंदुस्तान की छवि के इस तरह से तार नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो उनके घोटालों की वजह से देश पहले ही पीछे चला गया, और उसके बाद अगर उनका जिक्र करते हैं तो भी एक अजीब गरीब बात है, कि एक आश्चर्य की बात है कि वहां जाकर के वो इस तरह की चर्चा करते हैं। मदन जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात महेश जी ने की, और रामनारायण मीणा साहब कह रहे हैं कि गलत इसमें क्या है, कुछ भी गलत नहीं है। दूसरे देश में जाकर के चर्चा की जाती है वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में, तो इसे अनुचित कैसे ठहराया जा सकता है? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के बीच में गए हैं, आज का देखिए स्टूडेंट चाहे अमेरिका का हो चाहे हिंदुस्तान का, बहुत स्मार्ट है। वो मोबाइल फोन के जरिए एक एक मिनट का पता होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या ट्वीट किया, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, किस जगह पे फ्लड आ रहा है, किस जगह पे सूखा पड़ा हुआ है, कहां पे क्या हो रहा है, बुलेट ट्रेन का शिलान्यास करने कौन आ रहा है, तमाम चीजें जो हैं उनकी नॉलेज में है। और ये केवल यहीं की बात नहीं, सभी जगह बहुत स्मार्ट आज का स्टूडेंट। अगर वो सवाल जवाब करते हैं और राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक मुद्दा होता कि राहुल गांधी यहां तो पता नहीं बोल पाते नहीं बोल पाते, वहां भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। देखिए साहब, जो कैलिफोर्निया की जिस यूनिवर्सिटी में गए थे, वहां सब्जेक्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट पाथ फॉरवर्ड, ये हाँ ये सब्जेक्ट था। तो उस सब्जेक्ट पर तो वो एक लफ्ज भी नहीं बोले, वो रिफ्लेक्शन ऑफ द पाथ बैकवर्ड बोल गए। मतलब मैं सोचता हूं कि उल्टा ही बोल गए वो तैयारी करके। तो मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों उनके लिखने वाले कौन है, सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन कई जो सवालों का जवाब, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं ना, ये बातें, एक बात आप समझिए, नहीं एक मिनट, सांप्रदायिकता खत्म होगी तो तुम आगे बढ़ेंगे, लेकिन देश को पीछे ले जा रही है बीजेपी। देखिए, आपने जो जवाब दिया, आपसे पूछा गया था रामनारायण जी साहब, आपसे पूछा गया था कि हमारी पार्टी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है, हमारे अमित शाह क्या क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मुख्यमंत्री का बेटा नेता है, मुख्यमंत्री का बेटा सांसद बन जाए तो परिवारवाद नहीं, कहां जाकर के क्या बोल रहे हैं, वहां प्रचार करने के लिए गए थे, और किस प्रकार की चर्चा वहां पर की। मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि बाहर जाकर के गए, मेरे परिवार बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरे घर बिल्कुल खाने के दाने नहीं है, ऐसी कोई बात कोई किसी परिवार का व्यक्ति नहीं करता, जो कि आपके व्यक्ति ने वहां जाकर के और इस प्रकार की चर्चा की। मैं सोचता हूं कि यह शर्मनाक बात थी, और आप इसको उचित मानते हैं तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है आपका, न हिंदुस्तान में सुनने वाला है, न हिंदुस्तान में आपकी कोई सुनता है, न विदेश में कोई सुनने वाला है। वहां पर भी मजाक बनी थी, वहां पर भी कई लोगों ने किस किस प्रकार के ट्वीट किए थे कि ये शाम तक ये क्या क्या बोल जाएंगे राहुल गांधी, इस प्रकार के ट्वीट किए थे। आप एक बार पढ़ लीजिए कि किस प्रकार के ट्वीट किए थे वहां के विद्यार्थियों ने। मजाक बनी थी हमारे हिंदुस्तान की कि इस प्रकार का नेता भी है क्या। आपने जब कश्मीर की बात की, मुझे एक बात बताइए, आप जब कश्मीर पर बोलते हैं कि इस प्रकार से अभी वहां सेना वहां कर रही है, वो कर रही है, लेकिन आपके नेता तो वहां जाकर के पत्थर फेंकने वालों का समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा विचार करो रामनारायण जी, आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है, इसलिए आपको ऐसी बात कहना नहीं चाहिए कि जो वहां हमारी फौज पर किस प्रकार के हमले करने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए आपके लोग चले जाते हैं। पीडीपी को हमने बिल्कुल बांध करके रखा है, और जो हम कहते हैं उसी के हिसाब से उसको चलना पड़ रहा है। आपके समय में क्या स्थिति थी? नहीं, वो ठीक है ना, तो सुधार हो रहा है ना। तो कश्मीर का हिस्सा कब लोगे आप? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, हम संभाल रहे हैं। कश्मीर पर कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है, आप चिंता मत करिए। पीडीपी को भी काबू में किया है, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी काबू में किया है। कश्मीर चाहिए,
हमने हमारी स्थिति सुदृढ़ की है, मजबूत की है, कश्मीर और दुनिया में हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। आपके समय में क्या था? आप जब कह रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन पर बोलते, सोनिया पे क्यों बोलते हो? अरे रिमोट तो सोनिया के हाथ में था, मनमोहन सिंह जी तो केवल मोहन भागवत आजकल रिमोट से चलने वाला। आजकल मोहन भागवत, मैं वो ये नहीं कहता कि मतलब मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, मनमोहन जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन रिमोट सोनिया जी के हाथ में था। आप इसलिए सोनिया जी का कहा गया। आप इस बात के लेके कभी भी ऐसी बातें मत करो जो बातें। मोहन भागवत जी, मैं आपसे एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान सताया जा रहा है? मारे जा रहे हैं? क्यों कर रहे हो? हत्याएं की जा रही है? नहीं, गलत बात मत करो। कब नहीं होती थी? झगड़ा दंगा फसाद किसी का भी हो, मैं कहता हूं कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, बदमाश की कोई जात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति भी आतंकवाद फैलाता है, उसका कोई भी मतलब जाति को हम उसको बांधना ठीक नहीं है। आज इसलिए आप ऐसी बातें मत करिए। हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है और केवल हिंदुस्तान में सुरक्षित है। आज मैं आपसे बताऊं दुनिया के किस क्षेत्र में मारा जा रहा है? आप ऐसा नहीं, कोई पत्रकार नहीं, हम एक किसी पत्रकार के कक्ष में ही बैठे हैं और आपके खिलाफ होने वाली हत्या की जा रही नहीं, इस प्रकार की बातें मत करो। क्यों? जो बातें सही नहीं है। आज मैं तो महेश जी ने कहा गांधी अम्ब्रेला। अब गांधी अम्ब्रेला की क्या जरूरत है साहब? नेतृत्व विकसित करो ना। कोई नेतृत्व विकसित करे तो कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि आपने जब नीचे से कोई भी व्यक्ति उठ करके आए, योग्यता उसमें है। आज रामनारायण मीणा के अंदर योग्यता है तो उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। क्या जरूरी है गांधी अम्ब्रेला? क्यों? क्या ऐसी क्या है वंशवाद? क्यों? जो व्यक्ति नीचे से यदि योग्यता के आधार पर अपना व्यक्तित्व निखार करके आगे आए, सेवा को समर्पित अपना और निष्कलंक व्यक्तित्व आगे आए, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और वो मौका आज हमारे यहां पर है। आपके यहां तो गांधी परिवार से बाहर कोई निकलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। किसी ने बोल दिया, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया। मैं सोचता हूं कि थोड़ा इससे बाहर निकलो, वंशवाद से बाहर निकलो। केवल मात्र योग्यता के आधार पर, उचित नेतृत्व क्षमता के आधार पर उसको अवसर दीजिए। मैं सोचता हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कहता रामनारायण जी, मैं खुद चाहता हूं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। मैं इसका हिमायती हूं कि विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन इस तरीके से आप करोगे गांधी अम्ब्रेला या वंशवाद, तो विपक्ष नेस्तनाबूद हो जाएगा, विपक्ष समाप्त हो जाएगा और हमारा काम तो आसान हो जाएगा। वो विदेश में जाकर के चिल्लाए, करे, बोले, कुछ भी करे, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाने का काम नहीं करे। हालांकि वैसे तो पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा नेतृत्व सक्षम है। वो जा करके दुनिया में जिस प्रकार से भारत की छवि उन्होंने विकसित की है, आज विश्व गुरु की स्थिति में भारत फिर से आ रहा है। इतना समृद्ध शक्तिशाली भारत फिर से बनने लगा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। वो कितना भी अनर्गल बकवास करे, बोलते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वही उन्हीं की चिल्लादारी हो रही है, उन्हीं की छवि खराब हो रही है। और मैं कहूं कि उनको हिंदुस्तान में चर्चा कौन सुनता है? उनको कोई सुनता नहीं है, इसलिए वो विदेश में जाकर के और अपनी बात भड़ास निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए, दो बातें हैं कि अगर राहुल गांधी वहां जाकर के, ये मेरे ख्याल में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ जो उन्होंने प्लेटफॉर्म चुना था, वहां कह सकते हैं वो अपनी बातें कह रहे थे। बातें जो भी कही उन्होंने, देखिए, ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए कि हम तो डूबे हुए हैं, हम तो हमारे यहाँ तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ पर पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं। ऐसी बात कहोगे कौन भारत में आएगा? कोई पर्यटक आएगा क्या हिंदुस्तान में? ऐसी बातें कहना चाहिए क्या? मैं ये सोचता हूं, ऐसा कहना चाहिए क्या? कोई व्यक्ति नहीं कहता ऐसा। बाहर अपनी छवि बनाता है, छवि बनाता है, हम समृद्ध है। राहुल गांधी अगर ये बात नहीं कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अमेरिका के लोगों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अगर अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें मालूम नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, तो उसका असर क्या हो रहा है? उससे नहीं हो रहा है। मैंने यही आपसे क्या असर होगा? मैंने अभी आपसे ये कहा कि वो कितना ही अनर्गल बोलते जाएं, हमारे वहां पर असर होने वाला नहीं है। लेकिन बोलना नहीं चाहिए इस भारत के नागरिक को, इस परिवार के सदस्य को नहीं बोलना चाहिए। इस परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का काम नहीं करना। लेकिन मैं वापस उस सवाल पे आ रहा हूं, राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाकर के हिंदुस्तान के बारे में अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो एक भारतीय वासिंदे के नाते गए हैं, एक अच्छी लीडरशिप उनके हाथ में है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहीं पे जाकर के, अमेरिका में जाकर के, और सरकार अब अच्छी है, पहले सरकारें करप्ट थी, उसका जिक्र करते हैं, वो उचित कैसे हो सकता है? क्योंकि तब भी ये कहा जा रहा था कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने जाकर के आउट ऑफ द वे पार्टी लाइन पे उन्होंने बात की है। देखिए, उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब हम बिल्कुल ठीक, हमारा व्यवस्था शांति है, ठीक है,
हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, आपको सुरक्षित वातावरण देंगे, आप आइए हिंदुस्तान में। अब हमने बहुत सुधार कर लिया है, हमने इंप्रूव किया है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ शांति है, हमारे यहाँ स्वच्छ वातावरण है। ये बात कही, मैं सोचता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को दुनिया के सामने रखना ये गौरवपूर्ण हमारा वातावरण है। नहीं, राहुल गांधी ने नेगेटिव टॉक की, राहुल गांधी में नकारात्मक चर्चाएं की। इन्होंने कि वर्तमान बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है, आइए बहुत अच्छा है, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको सुखी शांत वातावरण देंगे, आइए हमारा देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। 2 मिनट का वक्त है। मैं महेश जी आपसे जानना चाहूंगा, ये एक बड़ा बहस का मुद्दा रहेगा कि कांग्रेस का तो साफ कहना था कि उस वक्त प्रधानमंत्री को ध्यान रखना चाहिए था कि किस तरह से बात कर रहे हैं और किस धरती पे क्या कह रहे हैं, जो कभी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कैसे भारत था और आज कैसा भारत है। राहुल गांधी अगर वहां जाकर के कह रहे हैं कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं है, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, 2% जीडीपी गिर गई है, जो हम जीडीपी का जिक्र करें ये तो स्वीकार गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के गवर्नर है, उन्होंने स्वीकार किया था। तो राहुल गांधी का यह सब कुछ कहना वहां अलग कैसे हो गया, वो हिंदुस्तान की छवि के विपरीत जा रहा है। और मोदी साहब जब वहां पे गए थे और जब उन्होंने इस तरह के जिक्र किया कि भ्रष्टाचारों की सरकार, घोटालों की सरकार खत्म है, अब हमारी छवि बदल रही है, भारत एक नए पथ पे है, तो ये अंतर कैसे मान सकते हैं कि मोदी साहब जो कह रहे हैं वो तो उचित है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं अनुचित है? मैं इसका इसी को जिक्र कर रहा हूँ। ये आपसे जो है राजनीति जो है और सियासती दावपेच है कि हम कहें वो मतलब क्या कहते हैं वो तो खरा सोना है और बाकी दूसरा कहे वो तू है। तो ये चलती रहेगी, ये आज की मतलब क्या कहते हैं राजनीति नहीं है, हमेशा ये रही है। सवाल ये है कि क्या मतलब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें देश को कैसे उबारा जाए। जैसा कि आपने जो विषय वस्तु जो बताई थी उसमें कि आगे का रास्ता क्या है, तो आगे के रास्ते के लिए वो जो सवाल जो था कि हम भारत कहाँ किस दिशा में आगे बढ़े विकास की ओर, तो उस विकास की ओर क्या गति दी जाए, इस चीजों को लेकर के जितना दायित्व सत्तारूढ़ दल का होता है दिशा देने का या उसकी उतना ही दायित्व विपक्ष का भी होता है। विपक्ष का यह है कि उसकी कमियों को गिनाने का है, और अगर उसकी जो कमियां हैं कमियों पर अगर सत्तारूढ़ दल आपत्ति करता तो ये ठीक भी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत जरूरी है, कमियां बताएं और आगे बढ़े, और ये नहीं देखें कि हमारी को सत्ता या मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहां पे भी आप ये देखो महागठबंधन क्यों बन रहा है, या कांग्रेस जब थी सत्ता में तो उसको मतलब आप रोकने के लिए बाद में जो महागठबंधन विपक्ष का बना और आज वो बीजेपी सत्ता में है तो उसको लेकर के रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं लड़ाई का उद्देश्य आम व्यक्ति का विकास या देश का विकास नहीं रहता है। तब हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि ये विकास नहीं, ये सत्ता की ओर दौड़ है। तो सत्ता की ओर दौड़ करने के लिए बहुत जरूरी है कि मनसा वाचा करना एक मतलब क्या कहता है वैसे खरीद उतरने की है। और कांग्रेस के लिए जहां मतलब क्या कहता है बीजेपी के लिए जहां उसमें जो चुनौतियां इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब नोटबंदी के बाद में जीडीपी डाउन हुई है और उसके कारण ये इसके विश्लेषण खोजने चाहिए। काला धन की भी जो आप ये देखें कि काला धन कितना 99.99 जितना करेंसी बाजार में था उतना वापस लौटा है। इन सब चीजों को गहनता से कि आखिर फिर हमारे पास काला धन है, छापे मारना, उसमें बरामद करना, बाद में उसकी इंक्वायरी करना, ये सारी जो चीजें एक लाइन बोलनी है मुझे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि हमारी क्या कमियां हैं। सत्तारूढ़ दल को तो अपनी कमियां, अपनी नीतियों में कमियां जो है ढूंढ के दूर करनी चाहिए, और विपक्ष को भी ये चाहिए कि देश के जितना दायित्व सत्तारूढ़ दल का है वैसा विपक्ष का भी है। बिल्कुल, दोनों ही पहिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अगर वहां जाके कुछ कह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसे सत्ता पक्ष में इतना तूल दे रही है, ये माना जा सकता है। मदन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय मैं ये कहना चाहता था कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं तो दूसरों से कहें और नहीं तो हमें कहें। मैं सीधा सा ये कहूं, यदि हमारे में कमी है तो हमको कहो, हमारे में कमी है तो दूसरों को मत कहो। अरे दूसरों को हमारी कमी बताओगे, आप इस देश की कमियां बताओगे वर्तमान की, तो कौन हम पर विश्वास करे? हमारी प्रतिष्ठा में हानि होती है। ये राहुल गांधी ने बहुत अपराध किया है। चलिए, अपराध बहुत करा रहे हैं रामनारायण जी को कि अपराध किया है। यहाँ देखिए सवाल ये है कि भेदभाव क्यों करते हैं? चलिए ये सवाल यहाँ पे ये है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, लेकिन
कांग्रेस का एक वक्त जो है कि वास्तव में अभी राहुल गांधी को ध्यान कांग्रेस पे देने की आवश्यकता है। खैर वो उनकी आजादी है, वो कहीं पे जा सकते हैं, किसी भी सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जाएं, वो उद्योगपतियों के बीच जाएं, किसी के बीच में भी जा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि अब वक्त जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी एक एक राज्य को अपनी पहट बनाने के लिए जिस तरह से जूझ रही है, प्रतिपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी को उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।